डॉक्टर साहब, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से क्या मुराद है? IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से मुराद आपकी छोटी और बड़ी आंत की ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी आंत में बेज़ाहिर कोई साख्ती तब्दीली नहीं आती, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, लेकिन आपकी आंत ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती। अब वो ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रही, इसके ठीक तरह से काम ना करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, IBS की आम अलामात क्या हैं? जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि तकरीबन हर चौथे या पाँचवें शख्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अलामात ज़िंदगी किसी न किसी हिस्से में आती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम उस सूरत में कहते हैं जब किसी शख्स की अंतड़ियाँ ठीक तरीके से काम ना कर रही हों और इनमें किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी भी ना हो, यानी ना तो इसमें कोई गिल्टी है, ना रसौली है, ना कोई अल्सर है और ना ही इसमें कोई ऐसी दूसरी बीमारी है। बेज़ाहिर वो ठीक होंगी लेकिन इसके बावजूद वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रही होंगी। इसकी अलामात के हिसाब से अगर हम इसे बीमारी को देखें तो दो बड़ी किस्में हैं। एक IBS है जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है और एक IBS ऐसी है जिसमें लूज़ मोशन या इसहाल की शिकायत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी शख्स को 3 महीने या इससे ज़्यादा के अरसे के लिए पेट में दर्द और मरोड़ उठना शुरू हो जाएं और इसके साथ उसे लूज़ मोशन आना शुरू हो जाएं, यानी दिन में 3 या 4 दफ़ा वॉशरूम में जाना पड़े, या फिर कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाए, 2-2 या 3-3 दिन उसे पखाने की हाजत ना हो, तो हम इसे IBS बोलते हैं। IBS की आम अलामात के अलावा और कुछ बहुत सारी अलामात ऐसी होती हैं जो इस बीमारी के साथ साथ चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें होना, जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, जोड़ों में दर्दें हो जाना, बेख्वाबी की शिकायत होना, भूख ठीक तरीके से ना लगना, खट्टी डिकारें आना, पेट में गैस भरे रहना और पेट में तनाव का एहसास होना, ये IBS की आम अलामात हैं। IBS की कितनी क़साम हैं? IBS की जैसे मैंने बताया दो बड़ी किस्में हैं। एक को हम IBS C बोलते हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और उसमें कब्ज़ की शिकायत जो है वो ज़्यादा वाज़ेह होती है। दूसरे को IBS D बोलते हैं जिसमें ये सब अलामात के साथ साथ लूज़ मोशन और इसहाल की शिकायत जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होती है। IBS की आम वजूहात क्या हैं? IBS की जो सबसे बड़ी वजह है वो आमतौर पे एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। जो लोग जिनकी टाइप A पर्सनैलिटी होती है वो हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में तनाव, टेंशन, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, या आम तौर पे टेंशन परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं हैं। वो हर मामले की बहुत पेचीदगी और तह में जाने के आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या जिन्हें आम अल्फाज में आप कहते हैं कि उनकी शख्सियत वहम का शिकार होती है, वो वहमी अफराद होते हैं। छोटे छोटे मसाइल को अपने ज़हन के ऊपर सवार कर लेते हैं और उनके बारे में देर तक सोचते रहते हैं। तो यही ज़हनी तनाव जो है वो उनकी अंतड़ियों को भी मुतासर करता है। इसकी आम मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, जैसे अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हों तो आपको कहा जाए कि ठीक है हम बस रोक लेते हैं, आप ज़रा बाहर जाके खेतों में क़ज़ाए हाजत कर लें। तो अगर आपको खेतों में जाने की आदत नहीं है तो आप खेतों में जाके पखाना नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत नॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन है क्योंकि आप यूज़ टू नहीं हैं, आपको इस चीज़ की आदत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए या आप अपने घर में हों और नॉर्मल तरीके से कंप्लीट प्राइवेसी में आप वॉशरूम में जाएंगे तो आपको पखाना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि उधर भी आपको एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, इधर भी आपको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, लेकिन चूँकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं इसलिए आप क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अंतड़ियों में कोई ख़राबी तो नहीं है, ना ही उस वक़्त की आपकी अंतड़ियों में कोई ऐसा ज़ख़म है, गिल्टी है या रसौली है, लेकिन चूँकि आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स नहीं हैं इसलिए आप अच्छे तरीके से पखाना नहीं कर रहे। तो IBS इसी बीमारी का नाम है।
अगर आप 24 घंटे किसी भी दर्द, कुर्ब या ज़हनी टेंशन, दबाव का शिकार हैं, तो आप उन दिनों में आपकी अंतड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि कल एग्ज़ाम है, तो या तो आप बार बार वॉशरूम में जा रहे हैं या आप वॉशरूम जाना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हर बंदा खुद नोट करता है। इसी को हम IBS बोलते हैं। IBS में आमतौर पे वही परहेज़ हम लोगों को बताते हैं जो आम सेहतमंद आदमी को बताया जाता है कि मिर्च मसाले, तली चीज़ें, बाज़ारी खाने, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करें ताकि इनकी अंतड़ियों की फंक्शनैलिटी जो है वो मुतासर ना हो। डॉक्टर साहब, IBS का पॉसिबल इलाज क्या है? देखें, IBS का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, यानी हम अलामती इलाज ही करते हैं। अब किसी भी बीमारी का इलाज करना हो तो सबसे पहले उस बीमारी की वजह को देखा जाता है। जब उसकी वजह ख़त्म हो जाती है तो इसका इलाज करना आसान होता है, क्योंकि IBS की सबसे बड़ी वजह आपकी ज़िंदगी में बेतरतीबी है। अगर आप के खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में कोई रेगुलरिटी नहीं है, बाकायदगी नहीं है और आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो आपको इन चीज़ों को सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करना होगा। अपने सोने जागने की रूटीन को, खाने पीने की रूटीन को बाकायदगी में लेके आएँ और फिर इसके साथ साथ अगर कुछ ख़वाह की टेंशन आपने पाल रखी हैं तो आप इस ज़हनी दबाव की कैफियत से ख़ुद को निकालें। ज़ाहिर बात है हर किस्म के ज़हनी दबाव से ख़ुद को निकालना पॉसिबल नहीं होता, ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बहुत सारी ज़हनी मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा सा गौर करें तो हम उन्हें अपने ज़िंदगी से निकाल सकते हैं या कम अज़ कम भूल सकते हैं या और कुछ नहीं तो उनकी शिद्दत में हम कमी ला सकते हैं। हम कोई ऐसी अगर मसरूफ़ियत अपना लेते हैं जो मसरूफ़ियत हमें दूसरे ज़हनी दबाव से निकाल के अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो ऑब्वियसली हम काफ़ी हद तक उस ज़हनी दबाव से बाहर आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ बहुत सारी अद्वियात हैं जो IBS के मरीज़ों को दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मरीज़ को असहाल की शिकायत ज़्यादा है तो हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिन्हें एंटी डायरियल एजेंट्स कहते हैं। उनसे अंतड़ियों की हरकत काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बार बार वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी आम एग्ज़ाम्पल लोमोटिल टैबलेट है। ऐसे मरीज़ जिन्हें कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा नुमायाँ होती है उन्हें हम लैक्सेटिव एजेंट्स देते हैं और लैक्सेटिव एजेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप मौजूद हैं। लैक्टुलोज़ सिरप है और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो इस्तेमाल करने से मरीज़ की कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। फिर इसी तरह जिन लोगों में पेट में दर्द रहता है, मरोड़ उठते हैं, पेट में दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात होती हैं, हायोसिन कंपाउंड्स हैं, एंटीस्पाज़मोलिटिक एजेंट्स हैं, वो हम मरीज़ को देते हैं। बहुत सारे मरीज़ होते हैं उनमें पेट में गैस और तनाव की शिकायत रहती है, तो गैस कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। इसके अलावा रिफेक्सामीन टैबलेट है जो बुनियादी तौर पे एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन ये उन मरीज़ों में ज़्यादा कारआमद साबित होती है जिनमें इसहाल की शिकायत ज़्यादा होती है। जहाँ तक ज़हनी तनाव कम करने का ताल्लुक़ है तो ज़हनी तनाव कम करने के लिए अगर तो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव ना हो एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं स्टार्ट में। एंटी डिप्रेसेंट्स और एंग्जायटी देने से पेशेंट की नींद वगैरह भी अच्छी होती है, वो ज़हनी दबाव से बाहर आते हैं। अगर ज़हनी तनाव की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो हम माहिर नफ्सियात या साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट को भेज देते हैं